जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम मॉक टेस्ट जो सीरीज अपनी चल रही है उसके पेपर नंबर 817 का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न जो इसमें दिया है वो दिया है कि जो रिलेशन वीनस का इवनिंग स्टार से है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि वीनस ही तो आपका कहलाता है इवनिंग स्टार और वीनस ही कहलाता है आपका मॉर्निंग स्टार। क्लियर है बात। ये इसलिए क्योंकि अगर देखने की बात आती है तो इसको सूर्योदय से पहले और जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब आपको इसको देख सकते हो, बाकी समय इसको देखना पॉसिबल नहीं। इसलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिर से एक एनालॉजी यानी सादृश्यता से दिया है। और अगर बात करें इस प्रश्न के अंदर, तो इस प्रश्न को आप स्टार भी लगा सकते हो और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक अच्छा लॉजिक आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है सबसे पहले उसको उल्टा करके लिखो। जैसे 3673 लिख दिया। अब इसमें से माइनस करो आप क्या, 2764। तो आप क्या लॉजिक देखोगे यहाँ पर, यहाँ पे आप लॉजिक देखोगे, देखो ये -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। लॉजिक एक सीक्वेंसली आपको नजर आया। तो सीधी सिंपल सी बात है कि पहले ये रिवर्स होगा तो 3445 आएगा। और सबसे पहले -1 होगा तो 2, फिर +1 होगा तो 5, फिर -1 होगा तो 3 और फिर +1 होगा तो 6। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2536। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट का आपको ये प्रश्न दिया गया है। प्ले का रिलेशन एक्टर के साथ, बिल्डिंग का रिलेशन आर्किटेक्ट के साथ और क्राफ्ट का रिलेशन रिलेशन आर्टिसन के साथ। तो क्लॉथ और स्कर्ट का रिलेशन देखा जाए तो इन तीनों में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी तो आप पहचान ही गए होंगे कि बिल्डिंग को बनाने वाला आर्किटेक्ट होता है। इसी तरीके से जो प्ले करता है, जो प्ले के अंदर जो प्ले करता है उसको क्या कहते हैं, एक्टर कहते हैं। और आर्टिशियन क्या कहलाता है, आपको जो क्राफ्ट का काम करता है। तो कपड़े का स्कर्ट को देखा जाए तो ये जो रिलेशन है ये कपड़े से स्कर्ट बना होता है, लेकिन बनाने वाले की बात होती तो बात करते हैं। इसीलिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको इसमें दिया है और अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर -1 किया होगा। ठीक है। या फिर 16 भी किया होगा। 16 ये सोच के कि बाकी चीजें देखा जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो, आंसर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर वाले से आप करके आ जाते तो आप सही तो हो जाते, लेकिन लॉजिकली आप करेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि अगर देखी जाए स्क्वायर वाली सिमिलरिटी की, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला करना तब ज्यादा सही होता है कि 3 तो स्क्वायर होते और एक अलग होता। क्लियर है बात। एक स्क्वायर दिख रहा है बाकी नहीं दिख रहे, तो ये जो आपका लॉजिक है ना वो थोड़ा सा अधूरा है। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो सुनिएगा। लॉजिक सिमिलरिटी बनाने के लिए लगेगा n³ माइनस एन स्क्वायर माइनस का n। इस लॉजिक को अगर आप फॉलो करोगे तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। कैसे, देखिए। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 - 8 - 4 और -2, यानी क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से 44 में आओगे तो आप कहोगे सर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर और -4। तो देखो 64 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यही लॉजिक आप यहाँ लगाओगे। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इस तरीके से 3 में सिमिलरिटी बन गई और एक आपका ये अलग हो गया। आंसर तो बी फिर भी सही किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर समझ के सही किया तो आप गलत हो। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का लॉजिक तब लगाना है जब 3 में परफेक्ट स्क्वायर हो और एक आपका अलग हो। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से दिया है। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया है कि एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो अपन इस डायरेक्शन को लेते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, इसको ईस्ट यानी पूर्व, इसको साउथ यानी दक्षिण और इसको वेस्ट यानी पूर्व। क्लियर है बात। अब ये क्या कहता है कि एक बिंद्रा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 30 किलोमीटर गया, तो उत्तर दिशा की ओर ये 30 किलोमीटर हो गया। उसके बाद इसने कहा वह राइट मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, तो राइट मुड़कर 30 किलोमीटर चला गया दोबारा। उसके बाद
इसके बाद वह पुनः राइट मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है, तो पुनः राइट मुड़कर 30 किलोमीटर चला गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि प्रारंभिक बिंदु से देखा जाए तो वो सीधी दूरी पर है, और वो भी कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और इस बिंदु से अगर दिशा की बात करें तो ये कौन सी होगी आपकी, ईस्ट यानी पूर्व। 30 किलोमीटर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत है, वो ये देखना, आप लैंग्वेज को पढ़ो तो आपको थोड़ी दिक्कत नजर आएगी, तो आपको हिंदी मीडियम से एक बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसने कहा है कि यदि मिलिट्री को 12, 32, 45 और 67 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लिमिट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो बेटा, सीधी सिंपल सी बात है, बच्चा क्या करेगा, इनके क्रमांक लिखेगा और क्रमांक लिखने के बाद इसको आगे करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन जो है वो फिक्स कोडिंग का है। कौन सी कोडिंग का है, फिक्स कोडिंग का। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये देखो, ये जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं इनमें से आने वाला लेटर है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आई और आई की बात करें तो दोनों जगह की जो वैल्यू है वो सेम है। तो ये पहचान थी कि ये क्वेश्चन फिक्स कोडिंग का था। जब पहचान होगी फिक्स कोडिंग की तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एल तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे एल का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक कर लेना, आपका आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। पेपर में भी बस ऐसे ही करना होता है आपको आंसर। एलिमिनेशन का बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये आपका एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगर मैं बात करूं 549, वो भी इन दो संख्याओं से कैसे आएगा, तो आप कहोगे सर अगर मैं 18 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 324 मिलेगा, और 15 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 225 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 945 मिल जाएगा। क्लियर है। तो क्या लॉजिक ये यहाँ पर लागू होता है, तो बिल्कुल देखो, 17 का स्क्वायर होता है 289, 19 का स्क्वायर होता है 361, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 650 मिल जाएगा। तो अब कहने का मतलब है मेरे को क्या निकालना है, 15 का स्क्वायर यानी 225, और 14 का स्क्वायर यानी 196, ठीक है। 5 और 6 11 का 1 1, 3 और 9 12 का 2 1 3 और 1 4, 421 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो ये फिर से एक आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न पूछा गया है। इसमें बोला कि स्ट्रोक को FLPSUT लिखा जाता है, तो बताओ ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए मैं क्रमांक लिखूंगा। सबसे पहले एस का होता है 19, टी का होता है 20, आर का होता है 18, ओ का 15, के का 11 और ई का 5। इसी तरीके से एफ की बात करें तो 6, एल का 12, पी की बात करें तो 16, ठीक है। उसके बाद बात करें एस की, तो एस का क्रमांक कितना आपका 19, और फिर यू का 21 और टी का 20। लॉजिक को अगर समझाऊं मैं आपको तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये +1 हुआ तो ये इधर जाके +1 हुआ, ये यहाँ पे +1 तो ये यहाँ पे +1 दिखेगा, फिर यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, यानी क्रॉस कोडिंग वो भी किसकी, +1 की। बस क्वेश्चन खत्म, लॉजिक सब समझ में आ गया अपन को। तो ये क्रॉस होके यहाँ पे सी आएगा, और ये क्रॉस होके यहाँ पे क्या आएगा, +1 करेंगे तो यू आएगा। यू से स्टार्ट और सी पे खत्म। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी आप कर लेना। मैंने अपने आंसर कर दिया है क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए केवल 2 चीजों से। डन। कोडिंग मैंने आपको समझाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है, जहां पर बोला गया है यदि A हैज B @C एंड D हैज E, देन हाउ इज B रिलेटेड टू E। यानी B क्या लगता है E का। तो इस प्रश्न को करने के लिए अपन डायरेक्ट जाएंगे कि हैज को क्या कहा गया है, तो आपने बोला हैज को डॉटर कहा है, तो मैंने डी लिख लिया। एंड को क्या कहा है, तो आपने बोला फादर, तो एफ लिख लिया। @ को क्या कहा गया है, तो आपने बोला सर @ को ब्रदर लिखा है, बोला गया है, तो मैंने बी लिख लिया। ये करने के बाद अगर आगे हैज की बात करें तो दोबारा से क्या आ जाएगा, डॉटर। अब इसने क्या बोला है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, यानी यहाँ तक ही चलना आपको, ए पर जाना ही नहीं है। तब क्या करना है, अपने आप को यहाँ रखना है कि ये मेरी बेटी, और मेरी बेटी का पिता यानी मेरा हस्बैंड। मेरी बेटी का पिता कौन होगा, मेरा हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड का भाई ही आंसर होगा, यानी हस्बैंड्स ब्रदर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 10th की ओर, जहां पे आपको एक सरल सा क्वेश्चन दिया गया है।
वेन डायग्राम का है कि आप बताओ कि कौन सा वेन डायग्राम बगीचे, गुलाब और चमेली को संबंध को बताता है। कहने का मतलब गार्डन, रोज और जैस्मिन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सुटेबल होगा, जिसमें ये आपका गार्डन हो गया, ये आपका रोज हो गया और ये आपका जैस्मिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 11 की, तो फिर से एक मिसिंग नंबर का आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर बात करूं मैं 21 इन तीन संख्याओं से, तो आप बोलोगे सिर्फ 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 21 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 प्लस 6 प्लस 7 करने पर 21 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 6 प्लस, ये थोड़ा सा इधर लिख लेना भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। अगर 9 प्लस 6 15, 15 में क्या जोड़ेंगे 21 आ जाए, तो आपने बोला सर 6 ऐड करने पे आ जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा है कि निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। यानी कहने का मतलब है कि कंप्लीशन ऑफ फिगर का आपको ये प्रश्न दिया गया है। अगर कंप्लीशन ऑफ फिगर की बात करें तो देखा जाए तो आपका ए ऑप्शन सुटेबल होगा, क्योंकि ये इसको जोड़ने पर ये नहीं बनेगा ना ये। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सर्किल दिया है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, आपका स्क्वायर शेप आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपकी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपको दिया गया है, फाइंड आउट द सेट अमंग द फोर सेट विच इज लाइक द गिवन सेट। कहने का मतलब जो रिलेशन 63, 54 और 45 का है, वैसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात कि अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका -9 आपको दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, माइनस का 9। और यहाँ पर आगे जाने पर दोबारा क्या दिखाई दिया, माइनस का 9 दिखाई दिया। और ऐसा रिलेशन देखा जाए तो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में, -9 -9। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। तो आपको एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में आप अगर गौर से देखोगे तो आपको दो नंबर दिखेंगे। कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्या, ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 दिखेगा और ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 दिखेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 6 4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2। तो बिल्कुल देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है। और ये क्या है, ये है आपका 0 का स्क्वायर प्लस 0। कहने का मतलब इवन नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, इवन नंबर में एन स्क्वायर प्लस एन का। तो अब क्या आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको एक अल्फाबेटिक सीरीज पूछी गई है, जिसके अंदर अगर देखो कि दो अक्षर की बात करें, यानी आईपी आईपी सब में सेम है, तो वो सेम ही रहना है। अगर इनकी पहले लेटर की बात करें तो ये 26, ये 23 और ये क्या है 20। यानी -3 हुआ है, तो फिर से -3 हो जाएगा, यानी क्यों आ जाएगा, क्यों आईपी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है, जहाँ पे बोला गया है कि यदि W इक्वल टू 23, स्ट्रॉन्ग इक्वल टू 93, तो वीक का क्या होगा। W की बात करें तो प्लेस वैल्यू 23 ही दी गई है, यानी प्लेस वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, S का 19, T का 20, R का 18, O का 15, N का 14 और G का 7। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखिए इनको ऐड करने पर कि 19 प्लस 20 हो गया आपका कितना 39, 39 प्लस 18 की बात करें तो पहले 10 ऐड करेंगे तो 49, 40, 57, 57 प्लस 10 करेंगे तो 67 प्लस 5 72। और 72 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 86, 86 प्लस 7 कितना हो गया आपका 93। यानी बिल्कुल आपका जो प्लेस वैल्यू दी है उसका एडिशन है। ठीक है। और अगर ये एडिशन है तो वीक की बात करें तो W का 23 होता है, E का 5, A का 1 और K का 11। तो 23 और 1 24, 24 और 5 29 और 29 और 11 40, यानी ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिया है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में अपन क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग होती है उसको अनफोल्ड करते हैं। उसको अनफोल्ड करेंगे इस साइड से तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये जो आपको है वो ठीक इस मतलब इस कॉर्नर से कॉर्नर जोड़ देना, और ये वाला इस साइड फेस करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, और फिर एक और खुलेगा इधर। अब मैं एक बार ऑप्शन की ओर चलता हूँ, तो क्या ये दो आपको दो दिखाई दिए, क्या ये वाली चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो ऑप्शन एलिमिनेट। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट है। अगर बात करूं तो ये बात हो सकती है इधर इधर फेस करके बैठा है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये जीरो एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा सोल्व मत करो, नॉन वर्बल के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान रखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको साइलो का दिया है, और ये साइलो से अपन क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। स्टेटमेंट दिया है कि नो मैन इज इंटेलिजेंट, तो नो मैन इज इंटेलिजेंट, क्लियर है बात। ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, यानी वुमेन किसके अंदर आएगी, इंटेलिजेंट के अंदर। पहला आपका कंक्लूजन है नो मैन इज वुमेन, बिल्कुल देखो क्या ये नो मैन इज वुमेन रीस्टेटमेंट है, तो आपने बोला नहीं, आपको ये दिया था पहले कि नो मैन इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कंक्लूजन में, क्या बोला है, नो मैन इज वुमेन। तो देखो जब पूरा इंटेलिजेंट ही मेन नहीं है तो मेन में तो वुमेन आ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नो वुमेन इज मैन, तो ये भी बात सही हो जाएगी कि कोई वुमेन भी क्या नहीं होगी, मैन नहीं होगी। तो आपका दोनों ही ये कंक्लूजन सही है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 19 की, तो आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है, जहां पे बोला गया है डिवाइड मींस ये, माइनस मींस ये, मल्टीप्लाई मींस प्लस, प्लस मींस डिवाइड, तो बताओ इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 20 मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिए है, मल्टीप्लाई मींस प्लस है, तो ये प्लस हो गया 60। डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया है, माइनस, तो आपने कर दिया -40। माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है, मल्टीप्लाई, तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई। फिर प्लस का मतलब आपको क्या दिया है, डिवाइड, तो आपने कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, उसके बाद प्लस माइनस। अगर बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 80, 60 प्लस 20। अब पहले एडिशन करेंगे तो 80 और 80 माइनस 80 करेंगे तो 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 20 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका रिपीटेड सीरीज का है, और रिपीटेड सीरीज में अगर बात करूं मैं किसको देखने की, तो मुझे एक ग्रुप दिख रहा है एनसीबी का। किसका, एनसीबी का। एनसीबी का ग्रुप है इसका, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी आएगा। देखो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्व किया है, यहाँ सी आने का मतलब है कि दूसरा ऑप्शन में सी होना चाहिए, तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो बी है तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, यहाँ पे भी बी है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ए है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यही मेरा आंसर है, मैं इसको पूरा करके बताता हूँ। ए आ गया, बी आ गया, एन आ गया, सी आ गया, ए आ गया, फिर बी, एन सी बी, और उसके बाद क्या आएगा, ए बी। तो देखो क्या लॉजिक है, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। डन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 21 की, तो आपको बोला है कौन सी प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब होगा, यानी वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज जहां पर ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वाटर इमेज में आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से, सॉरी राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये क्या इसमें दिखाई दे रहा है, बोला नहीं सर ये तो ऐसा का ऐसा दिखा दे, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये देखो ये इसको वापस से वैसा का वैसा दिखा दे, ये नहीं होगा, और ये केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 22 की, तो आपको एक डाइस का दिया है, जहां पर आपको एक डाइस की कई फॉर्म दी हुई है, और आपको पूछा है कि दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा। तो देखो दो के अपोजिट देखने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि दो के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ में दिखाई दे रहे हैं, 6 4 3, और क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो यानी ये 3 नंबर तो कभी एक साथ नहीं आएंगे, दो के एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये सॉरी पीछे नहीं आ सकते, अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये साथ दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर साथ दिखाई देता है वो कभी पीछे नहीं हो सकता। तो अभी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच गया आपका एक और 5, ठीक है। अगर मैं इन दो डाइस को देखूं, इन दो डाइस को देखूं तो इनमें कितनी चीजें कॉमन है, तो आपने कहा एक चीज कॉमन है। अब यहाँ से दिक्कत क्या है कि जब मैंने ये इनमें कंडीशन लगाई कि जब एक नंबर आपका कॉमन होता है तो अपन घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं उस कॉमन नंबर से, और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ ये चीज कि 6 4 और 2, और 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5। क्लियर हुई बात। यानी मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि केवल यहाँ पे एक एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन होने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो घड़ी की दिशा में गए तो 6 3 5, और घड़ी की दिशा में गए तो 6 4 2। तो 6 के अपोजिट तो कुछ भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 4 हो ही गया, 5 के अपोजिट 2, मुझे 2 के अपोजिट ही पूछा था, एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, अब कौन सा, 5। एक नहीं हो सकता क्योंकि अपन ने आंसर एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें एक इजी क्वेश्चन दिया है कि आपको दिए गए वर्ड्स को क्या है, एक अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। तो देखो सब में पहला लेटर तो ए है तो वहां से अरेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बात करें फिर तो बी आ रहा है तो बी सबसे पहले आएगा, यानी 4 नंबर सबसे पहले आएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। अब बी के बाद क्या आएगा, सी, तो आपने कहा 4 के बाद एक आना चाहिए,
4 के बाद 3 आ रहे हैं तो यही आंसर हो जाएगा। आगे आप अरेंज करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी 3, तो आपका आंसर बच गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपको एक ट्राइंगल पूछा है कि इस दिए गए डायग्राम में कितने ट्राइंगल है। तो मैंने क्लास में भी सिखाया, मैं फिर सिखाता हूँ कि जब कभी किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से सीवीएन खींची जाए, क्या खींची जाए, सीवीएन, इनको क्या कहते हैं, सीवीएन कहते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एक से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। कितनी सीवीएन है, 1 2 3 4, 4 है, मैंने अभी 3 ही लिए तो एक और आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 और 5। अब नंबर करने के बाद आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15। तो कितने ट्राइंगल हो गए, 15, क्योंकि सर्किल का तो कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। डन। लास्ट आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्लॉक से पूछा गया है और यहाँ पे बोला है कि बताओ भाई साहब 9 के बाद 9 और 10 के बीच कौन से समय जो घड़ी की सुइयां वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी 180 डिग्री पर होगी। तो मैं इन प्रश्नों को करने के लिए क्या कहता हूँ कि आपको क्या करना है, लगभग समय निकालना है। लगभग समय अपने दिमाग में बिठाओ कि कब 180 डिग्री बन सकता है, और जो भी समय आएगा उसके अंदर जो मिनट की वैल्यू होगी उस मिनट में अपन कितने का डिवाइड कर देंगे, 11 का। कैसे, देखिए अगर इस घड़ी की बात करूं तो आपको क्या करना है, 9 से 10 के बीच पूछा है तो आप एक काम करो, घंटे की सुई को 9 पे रख दो। अब यहाँ से अगर सीधा जाएगा तो कितना बन, कहाँ पे जाएगा, 3 पर। तो ये लगभग समय आपने देख लिया कि जब 180 बनेगा। आपको क्या करना है, जो पहला समय दिया है उस पे घंटे की सुई को रख दो और उसके बाद सीधा ले जाओ उससे 180 के लिए। अब ये हो गया लगभग 9:15। अब 15 में कितने का भाग लगाना है, 11 का। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। बचेगा कितना, कितना बच गया, 4। तो 9:16 से ही 4/11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। और भी तरीके हैं, कुछ लोग इसको 60/11 एक्स प्लस माइनस वगैरह के फॉर्मूले यूज करते हैं। मैं तीनों ही देखो, 3 कंडीशन बनाती हैं ये चीजें, या तो राइट एंगल का, या फिर अपोजिट का, या फिर 0 डिग्री का। मैं तीनों में एक ही चीज यूज करता हूँ और ये मेरे को सबसे सही लगती है। मैं लगभग टाइम देखता हूँ, उस टाइम में जो मिनट होता है उसमें किसका भाग दे देते हैं, 11 का भाग दे देते हैं। ठीक है, ये था आज का पेपर सॉल्यूशन। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। जो प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं उनको नोट डाउन किया करो और आगे बढ़ जाया करो। जय हिंद, जय भारत।